कल की क्लास में हमने एडवांस वर्जन के बारे में पढ़ा था प्रोडक्ट मेथड के, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। पहले एक नॉर्मल सा न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद एडवांस वर्जन के न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे। अगर इस न्यूमेरिकल को मैं देखूं बेटा, तो इस न्यूमेरिकल में सिर्फ एक ही चीज़ एक्स्ट्रा है, वो ये है कि सेल अलग से नहीं दे रखी। अब सेल आपको निकालनी पड़ेगी, आपको प्राइस इंटू क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब आपने कितनी चीज़ें बेची, सेल कितनी चीज़ें की हैं, और एक चीज़ का प्राइस कितना था, दोनों को मल्टीप्लाई करके ही सेल पता चलती है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। जैसे सपोज़ ये पेन अगर 10 रुपीज़ का है और ऐसे पेन आपने 5 सेल किए हैं, तो 50 रुपीज़ का पूरा काम हुआ है। तो देखो, यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड ये 1000 है, इसका मतलब क्वांटिटी दे रखा है 1000। प्राइस पर यूनिट, अब ये यूनिट्स में सोल्ड है बेटा। देखो बाकी में ना इसने ये रुपीज़ का सिंबल यूज़ किया है कि ये सारी टर्म्स रुपीज़ में है, लेकिन ये सोल्ड वाली जो है ये यूनिट में है, रुपीज़ में नहीं है। और जो चीज़ रुपीज़ में नहीं है तो इसका मतलब आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको रुपीज़ में, ऐसे काम नहीं चलेगा फिर। तो कन्वर्ट करने का वही प्राइस से मल्टीप्लाई करो क्वांटिटी को। तो प्राइस जो दे रखा है वो 30 दे रखा है, तो इसका मतलब जो हमारी सेल आएगी वो आएगी 30,000। मेन पॉइंट तो बस यही समझने लायक इसमें था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अब मैं इसमें बनाना शुरू करूं, तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल में बनेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। हम लोग वही मेथड अभी तक करते आए हैं, प्रोडक्ट मेथड। वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का जो फॉर्मूला है वो ये कहता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। अभी हम लोग लाइट वर्जन का ही न्यूमेरिकल कर रहे हैं, इसके बाद एडवांस पे आऊँगा। तो सेल दे रखी है 30,000 जो कि हमने फाइंड आउट की है अभी, और उसके अलावा चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक के लिए क्लोजिंग और ओपनिंग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 3000 है, ओपनिंग 2000 है, तो डिफरेंस करोगे तो 1000 आ जाएगा। ये मैंने आपको बता ही रखा है कि चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक। और इसको ऐड करने के बाद आपका आ गया 31,000। करोड्स में है तो करोड्स लिखना पड़ेगा। सेकंड बनता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजम्पशन, ये दे ही रखा है डायरेक्ट आपको, ये दे रखा है इंटरमीडिएट कॉस्ट 12,000। थर्ड स्टेप में आपका जीडीपी एमपी बनता है, और इसको बनाने के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होता है। 31,000 को सब्ट्रैक्ट करना है फिर आपको 12,000 को, तो ये आपका आ जाएगा 19,000। ये हमारा बन गया जी डी पी एम पी। लेकिन हमें ऊपर जी डी पी एफ सी चाहिए है, ये देखिए टॉप पे हमें जी डी पी एफ सी निकालना है। तो जी डी पी एफ सी निकालना है तो अब फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्जन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। एम पी से जाना है एफ सी में तो माइनस एन आई टी करना पड़ेगा। यहाँ पे एन आई टी का मतलब क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडी। अब बेटा एक बात ध्यान से समझने लायक है, मैं बता चुका हूँ कि डायरेक्ट टैक्स के दो एग्जाम्पल याद रखो। डायरेक्ट टैक्स में पर्सनल और कॉरपोरेट आता है, वो यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रहा, अगर वो दिखता भी तो मैं इग्नोर करता। इसके अलावा जो भी टैक्स होते हैं वो सब इनडायरेक्ट होते हैं। अब जो ये एक्साइज है ये एक टैक्स होता है, ये भी इनडायरेक्ट होता है। सेल्स टैक्स भी इनडायरेक्ट होता है, तो ये दोनों इनडायरेक्ट टैक्स हैं, एक्साइज भी और सेल्स टैक्स भी। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो हमारा, मैं यहाँ बना देता हूँ आपका, इनडायरेक्ट टैक्स बन गए, इन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो 6,000 आ गया। सब्सिडी मिसिंग है, दे नहीं रखी, और निकालने का कोई फॉर्मूला इसका होता नहीं है, तो एन आई टी आपका आ गया 6,000।
NIT को सब्ट्रैक्ट करना है, 6000 को सब्ट्रैक्ट किया तो नीचे आ गया 13,000 करोड़। यही आपका आंसर है, इसी को बोलेंगे GDPFC। ये हमारे एडवांस वर्जन का न्यूमेरिकल है। अब हम लोग एडवांस वर्जन पे चल रहे हैं। तो पहले तो बेटा एडवांस वर्जन को भी एक पिन पेज पे ही नोट करना ज़रूरी होता है, वो बाद में आप देख लीजिएगा। देखो इस न्यूमेरिकल को करने के लिए बेटा फिर से वही मेथड, तो पहली चीज़ तो वही वैल्यू ऑफ आउटपुट, लेकिन अब थोड़ा सा एडवांस देखना है इसमें। थोड़ा सा एडवांस मतलब सेल तो ठीक है, प्लस चेंज इन स्टॉक भी ठीक है, लेकिन एक चीज़ और है बेटा, यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय ओनर। मतलब कुछ प्रोडक्शन ओनर ने खुद के यूज़ के लिए उसको जो है यूज़ कर लिया है, तो अगर ऐसा उसने किया है तो उसको इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा बेटा। अभी ये यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये कल मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको लास्ट क्लास में, प्लस में। अब इसमें शायद और मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसने नहीं दे रखा, और एक्सपोर्ट को तो वैसे भी मुझे इग्नोर करना पड़ता क्योंकि मैं सेल ले रहा हूँ, डोमेस्टिक सेल नहीं है यहाँ पे, सिर्फ सेल है। अगर यहाँ डोमेस्टिक सेल होता तो फिर मुझे एक्सपोर्ट को भी इसमें ऐड करना पड़ता। तो चलिए ये हमारा फॉर्मूला यहाँ तक बन गया। सेल दे रखी है 2200, प्लस में चेंज इन स्टॉक का फिर वही फॉर्मूला, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो ये आंसर नेगेटिव आ रहा है आपकी बारी हमारा, क्योंकि चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग दे रखा है 100 और ओपनिंग दे रखा है 350, तो ये हमारा आ रहा है माइनस का 250। ये हमारा चेंज इन स्टॉक है, तो चेंज इन स्टॉक आ रहा है माइनस का 250, और प्लस में यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन दे रखा है 300। अगर इसमें अगर अब हम लोग इसको पूरा कैलकुलेट करें तो ये आ रहा है 2250। करोड्स में है तो करोड्स लिख लेंगे। ये हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल गया। सेकंड हमें बनाना होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कॉस्ट लिख लो या कंजम्पशन लिख लो। अब इसके लिए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल तो है ही, ये रहा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल तो है ही, लेकिन बेटा अब ये थोड़ा सा वाइडर हो गया है। इसने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी दे रखे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इंटरमीडिएट गुड्स ही होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बार बार कंज्यूम होती रहती है और अपनी आइडेंटिटी लूज़ करती रहती है। अगर अभी जैसे मैंने भी लाइट ऑन कर रखी है तो वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है बार बार, तो दूसरी इलेक्ट्रिसिटी पीछे से सप्लाई हो रही है, तभी आगे ये जो बल्ब है ये हमें रोशनी दे पा रहा है। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के साथ साथ इसमें ये इलेक्ट्रिसिटी का हो रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी इसमें ऐड होगा। अब देखें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो 1050 है और इलेक्ट्रिसिटी 80 है, तो इसमें अगर हम देखें तो ये हमारा आ रहा है 1130 करोड़। अब हमारा बनेगा GDP-MP स्टेप्स के अकॉर्डिंग, ये हमारा हो गया। इसके बाद हमारा बनेगा GDP-MP, और GDP-MP दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से बनता है, तो 2250 माइनस 1130, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ये हमारा बन गया GDP-MP। चलिए, तो आगे अगर हम बात करें, हमें जो फाइंड आउट करना था, अगर उस पर हम लोग चलें तो हमें फाइंड आउट करना था NDPFC। मतलब आपको यहाँ ग्रोस नहीं चाहिए, यहाँ आपको नेट चाहिए, तो इसका मतलब ग्रोस से नेट में जाते हैं तो माइनस करते हैं डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन यहाँ एक दूसरे नेम से दे रखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। मैं बता चुका हूँ इसको डेप्रीशिएशन ही बोलते हैं, और ये दे रखा है 130
सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 130 सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आपका आएगा 990, और ये अब ग्रोस नहीं रहा, अब ये नेट में कन्वर्ट हो गया है, तो NDP बन गया है। अब हमें यहाँ MP नहीं चाहिए, हमें FC चाहिए, तो MP से FC में जाना है, रूल नंबर 3 अप्लाई कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए NIT, और NIT कैसे निकलता है वो यहाँ देख लीजिएगा। NIT का फॉर्मूला होता है IT इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स के लिए बेटा न्यूमेरिकल को ध्यान से देखो। एक्साइज ड्यूटी, हाँ जी इनडायरेक्ट ही होता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स के लिए ये मैं ऊपर लिख लेता हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू 60, तो एक्साइज ड्यूटी हो गया। इनकम टैक्स मैंने बोला था बेटा डायरेक्ट होता है, इसलिए आपको इसको इग्नोर करना पड़ेगा, और तो शायद कुछ दे ही नहीं रखा, तो ये हमारा IT हो गया। सब्सिडीज़ भी नहीं दे रखी, तो बस इतना ही ठीक है। ये हो गया हमारा 60, माइनस में सब्सिडी है ही नहीं, ज़ीरो, तो NIT बन गया 60। अब इस NIT को हम लोग यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो 60 को, तो ये आ गया 930 करोड़। तो ये हमारा बन गया बेटा NDPFC, और यही हमें फाइंड आउट करना था, यही आपका आंसर है। अभी कुछ हम लोग डेप्रीशिएशन के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं बेटा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक भी। कॉमर्स स्टूडेंट्स को तो इसके बारे में काफ़ी चीज़ें पता ही हैं, बट बाकियों के लिए भी थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर डेप्रीशिएशन के रिगार्डिंग हम लोग बात करें बेटा, तो इसका एक सिंपल सी चीज़ है कि जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं अगर उसकी वैल्यू डिक्लाइन कर रही है, तो जितनी वैल्यू डिक्लाइन कर रही है उसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, उसको बोला जाता है डेप्रीशिएशन। जैसे आपके पास कोई मशीन हो बेटा, सपोज़ कीजिए कोई मशीन हो, और वो मशीन आपके पास मान लीजिए सपोज़ 10 लाख की थी। 1 साल आपने पूरा इस मशीन को यूज़ किया है 1 ईयर के लिए, और जब एंड में आपने ईयर के एंड में आपने देखा, तो जो मशीन थी उसकी वैल्यू कम होके आपके पास 9 लाख रह गई थी। इसका मतलब जो इसका जो गैप है ना 1 लाख, इसी को डेप्रीशिएशन बोलते हैं। अच्छा, डेप्रीशिएशन से रिलेटेड कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं बेटा, तो एक लाइट सी चीज़ बता रहा हूँ और फिर एक थोड़ी सी एडवांस बता रहा हूँ। लाइट सी चीज़ तो ये है कि अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि बेटा एक मशीन है जिसकी वैल्यू मान लीजिए 5 लाख है, और इसकी जो लाइफ है 10 ईयर है। अब डेप्रिसिएशन नहीं पता क्या है, मैंने सिर्फ इतना बोला है आपको कि ये कोई मशीन है जिसकी वैल्यू 5 लाख है, और वो मशीन 10 साल तक चलेगी, और उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, मतलब आफ्टर 10 ईयर, 10 ईयर जो है वो मशीन जो बचेगी बेटा वो ज़ीरो हो जाएगी। जो लास्ट में बचता है उसको हम लोग स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं, मतलब जो कबाड़ा लास्ट में बचता है उसको स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। तो स्क्रैप वैल्यू ज़ीरो है यहाँ पे, तो जब स्क्रैप वैल्यू ज़ीरो है तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? तो समझना बेटा, एक मशीन 5 लाख की है, 10 साल तक चलेगी, इसका मतलब हर साल ये कुछ ना कुछ तो कम होगी और लास्ट में ज़ीरो हो जाएगी। तो 5 लाख को 10 से डिवाइड कर लो, तो ये आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू आ जाएगा वैल्यू ऑफ मशीन अपोन में लाइफ ऑफ मशीन। इसमें ध्यान रखना इन ईयर्स होना चाहिए।
तो ऊपर 5 लाख था, और इसको आपको अब डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, तो ये आएगा 50,000। ये पर ईयर है, एक साल में मशीन इतनी कम हो जाएगी। ये कुछ नहीं है बेटा, ये कुछ ऐसा ही है जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास मान लीजिए 10 पेन है, और मुझे 10 पेन जो हैं ये 5 डेज में यूज़ करने हैं, तो आप कहोगे सर डेली 2 यूज़ कर लो। समझे ना बेटा, मैंने कहा ना 10 पेन है, और मुझे ये मान लीजिए 5 ईयर्स में यूज़ करने हैं, 5 डेज में मान लो 10 पेन है, 5 दिन में यूज़ करने हैं, तो डेली के हिसाब से 2 पेन यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि भाई 5 लाख अमाउंट है, 10 ईयर्स तक रहेगा, इसका मतलब 50,000 पर ईयर में ये मशीन कंज्यूम हो जाएगी और लास्ट में ज़ीरो हो जाएगी। ये तो इसका लाइट सी चीज़ थी कि डेप्रिशिएशन इस तरीके से होता है। अगर डेप्रिशिएशन की थोड़ी सी बेटा हम लोग एडवांस की बात करें, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अभी मैं आपको दिखाऊंगा बेटा, ये आ चुका है न्यूमेरिकल बोर्ड में। ये कभी नहीं आया है लेकिन कर लेते हैं, पता नहीं कब आ जाए बोर्ड में, इसीलिए इसके बारे में बुक में दे भी नहीं रखा ना, इसके बारे में कुछ ज़्यादा दे रखा है, बट फिर भी कर लेना ही अच्छा रहता है। तो देखिए, अगर एडवांस की मैं बात करूं, तो एडवांस के केस में मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं बेटा। अगर मैं कहूं कि मशीन जो है वो 5 लाख है, लाइफ जो है वो आपकी 10 ईयर ही है, स्क्रैप वैल्यू मतलब 10 साल के बाद जो बचेगी, अगर वो अब दे रखी हो बेटा, और मैं कहूँ 10 साल के बाद ये आपकी 50,000 रह जाएगी। जैसे कोई भी चीज़ खरीदते हैं बेटा, जैसे कोई पर्सन बाइक खरीद रहा है, बाइक उसने 10 साल तक चलाई, उसके बाद वो चलनी बंद हो गई, लेकिन कुछ तो बचा ना, उसमें टायर्स भी लगे हुए हैं, आपका आयरन वगैरह भी लगा हुआ है, कुछ तो स्क्रैप बचा ना, अगर उसको कबाड़े में बेचें तो कुछ तो वैल्यू मिलेगी। तो ऐसे ही मशीन बिल्कुल नील तो हो नहीं जाती, ख़त्म तो हो नहीं जाती, तो कुछ तो बचता है, तो जो लास्ट में चीज़ बचती है उसको स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं, मतलब लास्ट में ये इतने की बिक जाएगी 10 साल के बाद। अब देखिए, इसका मतलब 5 लाख की मशीन थी, 20,000 की तो लास्ट में बची जाएगी, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन इस पे कितना लगा होगा, तो डेप्रिसिएशन लगा होगा 4,70,000, सॉरी 4,80,000। भाई 5 लाख की मशीन है, लास्ट में बच जाएगी 20,000, इसका मतलब यूज़ कितनी हुई है, 4,80,000। अब 4,80,000 यूज़ हुई है और पूरे 10 ईयर्स में यूज़ हुई है, उसको 10 से डिवाइड कर दो, तो 48,000 पर ईयर का डेप्रिसिएशन है। मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू वही ऊपर वाला फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ मशीन, लेकिन अब की बारी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा स्क्रैप वैल्यू अपॉन में लाइफ ऑफ मशीन इन ईयर्स। बेटा एक चीज़ अगर मैं बता दूं, ये एक ही फॉर्मूला होता है, वो तो इसी से बना है, क्योंकि वहाँ स्क्रैप वैल्यू ज़ीरो थी, इसीलिए यहाँ पे ज़ीरो पुट हो गया और ये बच गया बस। बाकी ये फॉर्मूला एक ही है, आप इसको दो ना माने, ये और ये फॉर्मूला सेम ही एक ही होता है ये फॉर्मूला, बस उसमें स्क्रैप वैल्यू कुछ दे नहीं रखी थी तो मैंने यहाँ ज़ीरो लिख दिया था। अच्छा, तो 5 लाख की मशीन थी, लास्ट में बच जाएगी 20,000, बच जाएगी इसका मतलब इस पर तो डेप्रिसिएशन लगना ही नहीं है। मशीन की एज 10 ईयर्स, मतलब टोटल मशीन यूज़ हुई 4,80,000, 5 लाख की थी, 20 बच जाएगी, इसका मतलब यूज़ हुई 4,80,000। कितने ईयर्स में यूज़ हुई, 10 ईयर्स में, तो पर ईयर कितना यूज़ हुई, 48,000 पर ईयर ये यूज़ हुई है, ये आपका डेप्रिसिएशन है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो हमारा न्यूमेरिकल है बेटा, ये डेप्रिसिएशन से ही रिलेटेड है, ये वाला न्यूमेरिकल हमारा डेप्रिसिएशन से ही रिलेटेड है। देखो क्या कहता है न्यूमेरिकल, एनडीपीएफसी आपको निकालना है, उसके बाद ये कुछ कंटेंट दे रखा है, प्रोडक्ट मेथड यूज़ होगा क्योंकि सेल वगैरह भी दे रखी है, तो सबसे पहली टर्म आप बना लो यहाँ पे, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल प्लस चेंज इन स्टॉक।
सेल तो डायरेक्ट दे रखी है 20, प्लस में चेंज इन स्टॉक। अगर हम लोग बात करें चेंज इन स्टॉक की, तो चेंज इन स्टॉक के लिए हमें क्लोजिंग और ओपनिंग चाहिए। लेकिन बेटा एक चीज़ यहाँ दे रखी है, अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो अनसोल्ड रह गई, तो अनसोल्ड तो ईयर के एंड में रही होगी, और ईयर के एंड के चीज़ को क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। माइनस में ओपनिंग स्टॉक होता है। तो ये मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था, अब ये 2 हो गया क्योंकि अनसोल्ड आउटपुट बचा ना, तो ये हमारे पास क्लोजिंग में बच गया। मतलब पार्ले फैक्ट्री ने जितने बिस्किट बनाए एक साल में, तो 31 मार्च जब ईयर एंड हो रहा होगा तो कुछ तो बिस्किट पैक जो है गोडाउन में रखे होंगे ना, जो बिके नहीं होंगे, तो इसका मतलब वो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। चलिए, ओपनिंग इसने दे नहीं रखा, तो वो हो गया आपका 0, 2 ये आपका आ गया चेंज इन स्टॉक, और ये हो गया हमारा टोटल 22। लैक्स में है तो लैक्स लिख लेंगे, करोड़ में है तो करोड़ लिख लेंगे। नेक्स्ट जो चीज है वो बनती है आपकी इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स के लिए वही परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, मतलब ऐसी चीजें जो प्रोड्यूसर ने एक ही टाइम यूज की होगी। मशीन तो वो बार बार यूज करता है, पार्ले फैक्ट्री में जो बिस्किट बनाने वाली मशीन है तो बार बार यूज होती है, इस साल भी यूज होगी, अगले साल भी, अगले साल भी, अगले साल भी। लेकिन उसमें यूज होने वाला वीट, शुगर एक बार यूज होने के बाद दूसरा परचेज करना पड़ता है, लेकिन मशीन बार बार परचेज नहीं करनी पड़ती बेटा, क्योंकि मशीन आइडेंटिटी लूज नहीं करती और रॉ मटेरियल आइडेंटिटी लूज करता है। इसका मतलब जो ये सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स हैं ये इंटरमीडिएट है, तो ये आ गया आपका 5। बाकी कुछ नहीं दे रखा, कोई नहीं। जीडीपी एमपी इज इक्वल टू बनता है आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट 22 माइनस में इंटरमीडिएट 5, तो ये आ गया आपका 17। तो यहाँ पे कर लेते हैं GDP MP, ये आ गया आपका 17। अब मुझे ग्रोस नहीं चाहिए बेटा, मुझे तो नेट बनाना है, तो ग्रोस से अगर नेट में जाना है तो माइनस करना पड़ेगा डेप्रीशिएशन। अब ऊपर वाली लाइन पढ़ो बेटा, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, मतलब ऐसी जो जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होगी, ड्यूरेबल, और प्रोड्यूसर गुड है विद ए लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स, और उसकी वैल्यू दे रखी है 10। मतलब 10 लाख की कोई चीज़ है, 10 साल तक ही चलेगी, तो 1 साल में 1 लाख कम होगी। स्क्रैप वैल्यू दे नहीं रखी, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैसे निकाला हमने, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू वैल्यू कितनी है, वैल्यू ऑफ मशीन। स्क्रैप वैल्यू दे नहीं रखी तो वो 0 है, अपॉन में लाइफ, तो वैल्यू है 10 मशीन की, लाइफ भी है 10, तो आ गया 1। ये 1 आपका डेप्रीशिएशन है, तो यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया डेप्रीशिएशन 1, तो हमारे पास बच गया 16। और अब ये ग्रोस नहीं रहा, अब ये नेट हो गया, बाकी का अभी कंटेंट हमारा सेम है। एमपी से हमें एफसी में जाना है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एनआईटी, और एनआईटी सब्ट्रैक्ट करना है तो एनआईटी आपको निकालना पड़ेगा, और एनआईटी निकालने के लिए फिर हमारे पास फॉर्मूला है एनआईटी इज इक्वल टू आईटी माइनस में सब्सिडीज। और बेटा ये रहा देखो, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पे होने वाले सारे टैक्स इनडायरेक्ट होते हैं, इनकम पे होने वाले टैक्स डायरेक्ट होते हैं। तो ये आ गया आपका 1, सब्सिडी दे रही रखा तो आ गया 1 ही, तो 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 15। लैक्स में है तो लैक्स आपको लिखना पड़ेगा, और ये बन गया आपका आंसर NDPFC, ये आपका आंसर। चलिए, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कल की क्लास जो है वो प्रोडक्ट मेथड की लास्ट क्लास होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।